नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। सोमवार का दिन यूं तो भगवान शिव के नाम ही रहता है, लेकिन इस बार सोमवार काशी के लिए कुछ खास था, क्योंकि इस दिन वो फैसला आया जिसने शिव भक्तों को झूमने पर मजबूर कर दिया। कोर्ट ने इंतजामिया कमेटी की याचिका को खारिज करते हुए श्रृंगार गौरी की पूजा के अधिकार की मांग वाली याचिका पर सुनवाई जारी रखने का फैसला किया है। ज्यादातर लोगों ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है, लेकिन ओवैसी ने कोर्ट के फैसले पर भी सवाल खड़े कर दिए। ओवैसी की माने तो इस फैसले के बाद हर कोई कोर्ट में जाकर यह कहेगा कि 1974 से पहले से हम यहां थे, तो फिर 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की अहमियत खत्म हो जाएगी। हालांकि इस मामले में भी कोर्ट ने इस एक्ट को नहीं माना है। ऐसे में सवाल उठता है कि अर्जी हो गई है मंजूर, क्यों सियासत भरपूर। अयोध्या अध्याय के बाद क्या काशी को न्याय मिलने वाला है? 24 के रण में अयोध्या, काशी और मथुरा का क्या मुद्दा छाने वाला है? ज्ञानव्यापी के फैसले का असर क्या मथुरा पर भी पड़ेगा? मुस्लिम पक्ष ज्ञानव्यापी पर क्या अपना हक छोड़ देगा? ये तमाम वो सवाल हैं जो लोगों के जहन में उठ रहे हैं। इन तमाम सवालों के हम जवाब जो है वो तलाशेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। ज्ञानव्यापी मस्जिद श्रृंगार गौरी मंदिर मामले में वाराणसी जिला कोर्ट ने फैसला हिंदू पक्ष में सुनाया है। कोर्ट ने श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजन दर्शन की अनुमति की मांग वाली याचिका को सुनवाई के लायक माना है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। भगवान शिव के दिन यानी सोमवार को आए इस फैसले से पूरा काशी बम बम भोले के रंग में रंग गया है। हालांकि कोर्ट के इस फैसले को लेकर ओवैसी ने नाखुशी जताई है। साथ ही उन्होंने यह भी कह दिया कि अगर ऐसा ही हुआ तो हर कोई अपना दावा करके कोर्ट में अपील कर देगा। ये जो आज ऑर्डर आया है, इससे देश में अब बहुत सी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। हर कोई जाकर ये कहेगा कि नहीं नहीं, 15 अगस्त 1947 से पहले से हम यहाँ पर थे, तो फिर 1991 का जो प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट है वो तो उसका मकसद ही फेल हो जाता है, क्योंकि 91 का एक्ट इसलिए बनाया गया था ताकि इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। दरअसल ओवैसी का ये डर यूं ही नहीं है। इस मामले में मुस्लिम पक्ष कोर्ट में 1991 के वर्शिप एक्ट का हवाला दे रहा था, जबकि कोर्ट ने अपने फैसले में माना है कि इस फैसले में 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है। आज का फैसला मील का पत्थर है। मैंने कल भी कहा था, आज फिर कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में जो आदि पुरातन काल में यानी 800 साल के मुस्लिम शासन काल में जो हिंदू मंदिर तोड़ के जबरदस्ती कब्जा लिया गया था, उन मंदिरों को वापस लेने का समय आ गया है। काशी विश्वनाथ ये जगह भगवान भोलेनाथ की शुरुआत है। दरअसल ओवैसी को लगता है कि अगर 1991 के वर्शिप एक्ट को कोर्ट में नहीं माना जाएगा तो कई ऐसी मस्जिदें हैं जिन्हें लेकर दावा किया जाता है कि ये मंदिर को तोड़कर बनाई गई हैं, उन पर भी दावा किया जा सकता है। हालांकि इसे आप केशव मौर्य के ट्वीट से भी समझ सकते हैं। ये ट्वीट उन्होंने कोर्ट का फैसला आने के फौरन बाद किया था। मैं स्वागत करता हूं और बाकी न्यायिक प्रक्रिया जैसे चलनी है वैसे चलती रहेगी, लेकिन सभी पक्षों से मैं यह जरूर अपील करूंगा कि इस फैसले का मैं भी स्वागत करता हूं, सब लोग स्वागत करें और किसी भी प्रकार से इस विषय को लेकर के कोई विवाद उत्पन्न करने का काम ना करें। हालांकि अब इस मामले में इंतजामिया कमेटी हाई कोर्ट में अपील करने की तैयारी कर रही है। अगला कदम हमारा होगा, हम इसके आगे जाएंगे हाई कोर्ट, अपील करेंगे इस ऑर्डर पर। ये कोई फाइनल ऑर्डर तो है नहीं, ये तो एक एप्लीकेशन का ऑर्डर डिस्पोजल था। वहीं मुस्लिमों का एक पक्ष ऐसा भी है जो ज्ञानव्यापी मामले का हल बातचीत से निकालना चाहता है। अदालत के फैसले का हम पूरा सम्मान करते हैं और अदलिया को जो भी फैसला अदलिया करेगी हमें पूरा मंजूर है, मगर मैं ये कहता हूँ कि बाबरी मस्जिद का मसला जैसे अदालत में गया वैसे ही ज्ञानव्यापी का मामला अदालत के अंदर चला गया है। लिहाजा इसको हम चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम पक्ष दोनों लोग बैठ के इस मामले का हल कर लें। अगर से मामले को दोनों धर्मगुरु बैठ जाए, हिंदू धर्मगुरु और मुस्लिम धर्मगुरु, और वहाँ के बाहर के लोग ना बैठे और वहाँ के लोकल लोग बैठे और लोकल लोग बैठ के इस मसले को अगर से देख लें, तो मुझे उम्मीद है कि कोई रास्ते का हल। अयोध्या के बाद अब ज्ञानव्यापी जैसा ही मामला मथुरा का भी है। ज्ञानव्यापी के फैसले के बाद अब मथुरा को लेकर भी लोगों में उम्मीद जगी है और इसी बात का डर ओवैसी को भी है कि कहीं उस मामले में भी कोर्ट 1991 के वर्शिप एक्ट को दरकिनार ना कर दे। टीम न्यूज स्टेट।
तो इस पूरी रिपोर्ट के जरिए आपने विषय को समझा। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करवाते हैं। शिवम गौड़ हिंदू पक्ष के वकील हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। AIMIM के नेता मनमोहन झा हमसे कुछ देर में भी जुड़ जाएंगे। यतिमा चेतनानंद हिंदू धर्मगुरु हैं। सुशांत मुखर्जी हमारे सहयोगी वाराणसी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मौलाना खुर्रम मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुशांत, मैं आपके पास आऊंगा, चूंकि आज आप पूरे दिन वहीं पर रहे हैं जब से ये फैसला आया और इस पूरे मामले को बहुत करीब से आपने देखा है। ये फैसला आने के बाद, जब से ये फैसला आया उसके बाद उत्साह में डूबे हुए नजर आ रहे हैं हिंदू पक्ष के लोग, क्या कहेंगे? देखिए, जाहिर सी बात है कि जिस पक्ष में फैसला आता है वो पक्ष खुशी मनाता है। और हालांकि अभी ये सिर्फ पोषणीयता को लेकर फैसला आया है, कोई अंतरिम फैसला नहीं है, पर पहला दरवाज़ा खुला है, ऐसा हिंदू पक्ष का मानना है। बात की जाए इस पूरे केस की, तो जब से ये केस शुरू हुआ है लगातार 3 महीने तक ट्रायल पर ट्रायल चलते रहे और लगातार दोनों ही पक्ष जो है वो अपने अपनी दलीलें पेश करते रही। जैसे कि हमारे साथ सहयोगी शिवम जुड़े हुए हैं, शिवम गौड़ जो हिंदू पक्ष के अधिवक्ता हैं, और उन्होंने भी लगातार दलीलें पेश की। जो उनकी दलील थी कि जो 1993 तक वहाँ पर तहखाने में व्यास जी पूजा करते रहे, तो आखिर 1991 का ये एक्ट कैसे लागू होता है, पहला तो दलील ये थी। वक्फ बोर्ड की बात सिरे से खारिज की गई, और इसके अलावा और भी कई ऐसे साक्ष्य थे जो किताबों में थे, इतिहास में थे, उसको वहाँ पर दाखिल किया गया। पर जो सबसे मजबूत साक्ष्य था उसमें यही था कि 1993 तक, यानी कि 1993 तक अगर व्यास परिवार तहखाने में पूजा करता रहा तो आखिर जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है वो कैसे लागू हो सकता है। और इस बात पर ही शिवम गौड़ ने बहुत जोर दिया और लगातार अपनी दलील पेश करते रहे। हालांकि सुशांत, शिवम से ही मैं चाहूंगा ये जानकारी और जो आज कुछ हुआ है उनसे समझ लेते हैं। मैं वापस आपके पास आऊंगा। शिवम गौड़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार उन्होंने अपनी दलीलें भी रखी हैं, अधिवक्ता हैं हिंदू पक्ष का, उन्होंने अपना पक्ष भी रखा था। शिवम, बहुत स्वागत है न्यूज़ स्टेट पर। मैं चाहूंगा कि आज अदालत में क्या कुछ हुआ है, कैसे वर्शिप एक्ट को खारिज किया गया, कैसे लगातार जो तमाम दलीलें मुस्लिम पक्ष के द्वारा दी जा रही थी कि केस को इस तरीके से ना सुना जाए, पोषणीयता पर जो फैसला आज लिया गया, क्या कुछ हुआ था आज? आप प्रत्यक्षदर्शी हैं, मैं चाहूंगा न्यूज़ स्टेट के दर्शकों को आप बताएं। देखिए, 2 बजे का समय निश्चित किया गया था। 2 बजे जब न्यायालय ने आदेश सुनाना शुरू किया तो पहले ब्रीफ फैक्ट्स का भी उन्होंने हवाला दिया, और उन्होंने जितना क्लियर और कॉम्प्रिहेंसिव एक ऑर्डर आज वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दिया है, इससे क्लियर और कॉम्प्रिहेंसिव नहीं हो सकता। ना प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर हो सकता है, ना वक्फ एक्ट को लेकर के हो सकता है, और ना ही काशी विश्वनाथ एक्ट को लेकर के हो सकता है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की जो बात बार बार की जा रही थी, एक ऐसे प्रस्तुत किया जा रहा था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई एक एक्ट है, और इसके चलते किसी भी तरह का वाद पोषणीय नहीं है, तो कोई सुनवाई नहीं होगी, कमीशन नहीं होगा। तो इसको जिस तरह से आंसर हमने किया, 18 जुलाई को हमने आर्गूमेंट कोर्ट के सामने रखी, 361 पेज की आर्गूमेंट हमने कोर्ट के सामने रखी। उस कंबाइंड आर्गूमेंट में 100 से ज़्यादा जजमेंट्स थे, जिसका हवाला आज कोर्ट ने दिया है, जिस पर रिलाई कोर्ट ने भी किया है। और वक्फ एक्ट को लेकर के भी तमाम 25 जजमेंट हमने कोर्ट के सामने रखे थे, सभी को कोर्ट ने रिलाई करते हुए, सही मानते हुए आज फैसला दिया है। जो 93 की बार बार बात की जाती है, 91 की बात की जाती है, 93 तक जब हिंदू कम्युनिटी यदि श्रृंगार गौरी माता की पूजा करती है और 91 के एक्ट के आने के 2 साल बाद तक करती रही, तो 15 अगस्त 1947 का कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता। ये हमने कोर्ट को बताया। साथ ही हमारा ये जो पूरा का पूरा जो बार बार एक्सरसाइज कुछ लोगों के द्वारा की जा रही थी कि वक्फ की प्रॉपर्टी है या औरंगजेब की प्रॉपर्टी है या किसी तरह का वक्फ है या नहीं है, तो पहली बात तो वक्फ एक्ट एक लॉ है, और वक्फ किसी प्रॉपर्टी का होना ना होना क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट या फैक्चुअल मैट्रिक्स जिसे हम कहते हैं सामान्य भाषा में, जो तथ्यों की बातें हैं, तथ्यों की बातें 7-11 के दायरे के बाहर होती हैं। यदि किसी तरह का कोई तथ्य रखा जाना है या किसी तरह के तथ्य को चैलेंज करना है, तो वो ट्रायल का मैटर है, वो 7-11 के दायरे से ही बाहर है। अब बात आती है जो 15 अगस्त 1947 को श्रृंगार गौरी की पूजा हम लोग कर रहे थे, हमारे द्वारा की जा रही थी, और वही जो प्लेस ऑफ वर्शिप की एप्लीकेबिलिटी की यदि बात होगी तो वो कहता है कि 93 में रुकी हुई पूजा आप शुरू करा दीजिए। हमने कोर्ट को ये भी कहा, और कोर्ट ने उस चीज़ को रिलाई करते हुए कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर के प्लेंट की कोई अवेयरमेंट नहीं है, और जो प्लेंट की अवेयरमेंट है वो क्लियर है, इसलिए प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट एप्लीकेबल ही नहीं होगा। ये बहुत बड़ी बात है, और लगातार इसको लेकर न्यूज़ स्टेट भी तमाम जो बिंदु हैं वो अपने दर्शकों को दिखाता रहा है कि
1991 के वर्शिप एक्ट के ठीक बाद तक 2 सालों तक, यानी कि 1993 तक एक व्यास परिवार जो है वो उस तहखाने में पूजा करता रहा। उसके अवशेष भी वहां पर मिले थे, पूजा करने के तमाम जो चीजें हैं वो सुशांत ने भी आपको दिखाई थी और वो कैमरे से जो है वो न्यूज स्टेट के कैमरे में भी कैद हुई थी। चूंकि जब सर्वे हुआ उसके ठीक पहले कुछ तस्वीरें न्यूज स्टेट ने आपके सामने सार्वजनिक की थी। हमारे साथ मनमोहन झा AIMIM के नेता हैं, वो भी जुड़ गए हैं। मनमोहन जी, बहुत स्वागत है आपका। हरा वाला एकदम गमछा डाल के आप आए हैं AIMIM के प्रवक्ता के तौर पर, आज आप हमारे सामने हैं। सवाल आपसे है कि हर जगह सियासत की जरूरत क्या आन पड़ती है? जहां हो कहीं भी कोई ऐसा विषय आता है कि ठेका ले रखा है AIMIM ने? नहीं, ठेका की बात नहीं है। हाँ। मैं सबसे पहले कहूंगा प्रणम्य शीर्षा देवम गौरी पुत्रम विनायकम भक्ता वासम कामर्थ सिद्धये, यानी कि माँ महागौरी की पूजा, गणेश जी की पूजा वो एक अलग विषय है। लेकिन जिस तरीके से अब आप 91 एक्ट क्यों बनाया गया, जो हमारी सरकार है उस वक्त की सरकार ने जो 91 एक्ट इसलिए बनाया कि कोई भी धार्मिक पैलेस को फिर चेंज नहीं किया जाएगा, सिर्फ इसलिए कि हमारे देश में आपसी एकता भाईचारा बनी रहे। और अगर जब एक्ट बना तो उस एक्ट के आधार पे ही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी बोल रहे हैं, एक्ट के आधार पे ही उनका सिपाही पंडित मनमोहन झा गामा भी बोल रहा है, तो क्या गलत बोल रहा है? और एक तरफ जिस तरीके से दिखाया जा रहा है अदालत अगर की जीत, अदालत अगर उसको मान रही है, अदालत कह रही है कि इसमें वर्शिप एक्ट को कोई मतलब ही नहीं है। 1993 तक वहां पूजा हो रही है भाई। नहीं सर, मैं वो नहीं कह रहा। मैं जो कहना चाह रहा हूं आप समझे, बार बार ये दिखाना कि हिंदुओं की जीत, क्या जीत हुई है हमें बता दें आप। अरे केस को एक्सेप्ट किया, ठीक है, अब आगे लड़ाई लड़ा जाएगा। बिल्कुल, अरे तो केस जीत यही है ना उनकी, लेकिन उस लड़ाई के साथ जीत उनकी यही है कि कम से कम केस को आगे सुना जाएगा। और आप लोग तो जो है उसी के विरोध में थे कि केस की सुनवाई ना हो। उस लड़ाई क्यों ना हो भाई? देखिए, हम लोग विरोध में इसलिए थे क्योंकि हम नहीं चाहते कि सामाजिक आपसी ताना बाना। अरे तो आप नहीं चाहते हैं तो वहां पर मंदिर बनवाने की वकालत कर दीजिए। आप बोल दीजिए कि वहां पर जो तमाम अवशेष मिल रहे हैं, सनातन संस्कृति से जुड़े हुए तमाम अवशेष मिल रहे हैं, उनको स्वीकारिए आप। बिल्कुल भी सामाजिक ताना बाना नहीं खराब होगा। बोलिए असदुद्दीन ओवैसी को। हेलो नहीं, वो कौन क्यों कहेंगे वो कि मंदिर बना दो, क्यों वो कहेंगे मस्जिद बना दो? लेकिन 1991 एक्ट का जो प्रावधान है उस प्रावधान के अनुसार देश चलेगा या आस्था पे ही देश चलेगा? मनमोहन झा आखिर ऐसा क्यों कहा महात्मा गांधी ने कि वहां पर 1993 तक उस तहखाने में पूजा होती थी? जी होती थी। फिर 1991 वर्शिप एक्ट का मतलब क्या रह गया? नहीं होती थी नहीं तो फिर क्या मतलब रह गया? फिर नहीं, देखिए जो डिमांड किया जा सिर्फ अपनी व्यक्तिगत राजनीति के लिए आप असदुद्दीन ओवैसी को सही साबित करने की कोशिश करने से सही नहीं हो जाएंगे। आप उनसे पद मांग लीजिए, हैदराबाद में जाकर कुछ और निजी हित साध लीजिए, लेकिन देखिए सनातन संस्कृति पर आप चोट नहीं कर सकते हैं। देखिए निजी हित के ये नहीं, ये पंडित मनमोहन झा गामा निजी स्वार्थ के लिए राजनीति नहीं कर रहा। पंडित मनमोहन झा गामा राजनीति कर रहा समाज की सेवा के लिए, देश में एकता भाईचारा अमन चैन कायम हो इसके लिए, हमारा देश मजबूत हो इसलिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ हम काम कर रहे हैं। और कोई लालच नहीं है, क्योंकि सच बोलने वाला नेता आप जिस दल में बात बोलने वाला आप जिस दल में है वो सिर्फ मजलिस की बात करने वाले हैं। आपकी पार्टी का जो नाम है ना, आप वही अगर पढ़ लें सही से तो वो सिर्फ एक धर्म विशेष की बात करने वाले हैं। बिल्कुल, आप कैसे बात कर सकते हैं सौहार्द की? आप सांप्रदायिक सौहार्द की बात कैसे कर सकते हैं? ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन, हाँ मुसलमान, हाँ। तो देखिए ये मुसलमान कोई अफगानिस्तान के तो नहीं है ना। अरे तो फिर एक वर्ग की बात हो रही है ना। आप राजनीति अगर कर रहे हैं तो सारे वर्ग को समाहित करिए। आप समाजवाद की बात करिए, समाजवाद पर भी किसी दल का कॉपीराइट नहीं है। आप सर्व समाज की बात करिए। चलिए ठीक है, वापस आपके पास आएंगे क्योंकि आप डिबेट को दूसरी तरफ लेकर जा रहे हैं। यतिमा चेतनानंद जी, मैं आपके पास आऊंगा। आज एक बहुत बड़ा निर्णय आया है, जहां लंबे वक्त से अयोध्या के बाद अब काशी की बात की जा रही थी कि कैसे जो वहां पर शिवलिंग मिला है उसको
आगे और बढ़ाया जाए और ये पता चल पाए कि वाकई में काशी विश्वेश्वर है या नहीं है, इस बात को लेकर आज फैसला आया है। हिंदू पक्ष की जीत ये कही जा रही कि कम से कम अब उसकी पोषणीयता तो बरकरार है, अब केस आगे लड़ा जाएगा, लेकिन उस पर भी राजनीति शुरू हो गई है। जी देखिए, ये तो तय था कि काशी विश्वेश्वरनाथ वहीं स्थापित हैं। ये आज का सत्य नहीं है, सैकड़ों वर्षों पुराना सत्य है और पुराणों में इसका जिक्र भी है। न्यायालय में बात पहुंचा, सर्वे का आदेश हुआ, उसके बाद लगातार ये प्रयास किया गया कि किसी तरीके से केस की सुनवाई ना हो, उसको डिले किया जाए। ये लगातार प्रैक्टिस की जा रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने जिस समय इसको सुना था, उन्होंने जब ये कहा कि जिला जज इसकी सुनवाई करेंगे और वो सक्षम अधिकारी हैं इसकी सुनवाई करने के लिए, साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि वर्शिप एक्ट 91 किसी भी भूभाग की नौयत को जानने से इनकार नहीं करता है, वो बाधित नहीं करता है किसी भी भूभाग की नौयत को जानने के लिए। बिल्कुल। और अभी जो विद्वान अधिवक्ता बोल रहे थे वो बिल्कुल सत्य कह रहे हैं कि 93 तक वर्शिप एक्ट नहीं था, 91 में वर्शिप एक्ट बना, 93 तक पूजा होती रही। अचानक तुष्टीकरण की राजनीति के चलते, क्योंकि अयोध्या का मामला लंबित था, तो लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो, अचानक से हिंदू जनमानस की भावनाओं को आहत करते हुए एक रोक लगा दी गई, प्रतिबंध लगा दिया गया। अगर वहाँ पूजा नहीं हो सकती थी तो चैत्र मास की शुक्ल पक्ष में आने वाले नवरात्रों में किस लिए आपने एक दिन की पूजा का अधिकार दिया? वहाँ माँ गौरी विराजमान है, विश्वेश्वर का जो शिवलिंग है, जो स्वयंभू शिवलिंग है, वो हम सब ने उसके चित्र, उसके विजुअल्स, उस सर्वे के विजुअल्स आप न्यूज़ चैनल्स पर देखे हैं। आप कार्बन डेटिंग हो जाने दीजिए, आपको डर काहे का है? डर ये है कि आपने सैकड़ों वर्षों तक जो झूठ बोला, जो आप हिंदुओं की भावनाओं को आहत करके हमारे विश्वेश्वर नाथ पर वजू करते रहे, वो सच जिस दिन सामने आएगा उस दिन आप लोग जवाब देने योग्य नहीं रहेंगे। आप समाज को जवाब क्या देंगे? 100 करोड़ हिंदुओं को भाईचारे का पाठ पढ़ाकर और उनकी पीठ में छुरा घोंपते रहे, उनकी आध्यात्मिक, चाहे राम जन्मभूमि, ये तमाम सवाल जो आपने खड़े किए, इस पर हम जवाब ले लेते हैं। मौलाना खुर्रम हमारे साथ जुड़े हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। ठीक है यतीमा चेतनानंद जी, मैं वापस आपके पास आऊंगा। मौलाना खुर्रम हमारे साथ हैं इस वक्त, मैं आपके पास आऊंगा। सवाल आपसे यही है कि क्या अयोध्या अध्याय के बाद अब काशी को भी न्याय की उम्मीद जगी है? मौलाना साहब। मैं पहले आपसे रिक्वेस्ट कर दूं, जब मैं बोलूं तो ना आप बोलेंगे ना कोई बीच में डिस्टर्ब करेगा। अगर बोलेगा तो मैं चला जाऊंगा। देखिए कोई नहीं बोलेगा। मैं इस जिस तरह आपने सबको अपनी बात रखने का मौका दिया है, कोई नहीं बोलेगा। मेरी भी पूरी बात सुनिए, आपको मेरी भी पूरी बात सुनिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर आप बोलेंगे तो मैं तो आपसे सवाल पूछने के लिए बैठा हूँ यहाँ पर, मैं आपकी सुनूंगा, ये मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ, लेकिन मैं सवाल भी पूछूंगा आपसे। अब आप अपनी बात शुरू करिए। आप सवाल पूछिए, बीच में कोई इंटरप्ट ना करे। बोलिए। आपको देखिए, जो कोर्ट का फैसला आया है अभी, जिस पर आप और हम डिबेट कर रहे हैं, हिंदुस्तान में जितने भी कानून हैं वो पार्लियामेंट ने बनाए, संसद के दोनों सदन मिलकर बनाते हैं, ज्वाइंट सेशन से बनता है। और पार्लियामेंट के एक्ट को रद्द करने का अधिकार किसी भी कोर्ट को नहीं होता। कानून के दायरे में ही फैसला दिया जा सकता है। अब जो आप बात कर रहे हैं पैलेस ऑफ वर्शिप एक्ट की या वक्फ एक्ट की या जो भी एक्ट हैं, तो जो आप बात कर रहे हैं कि खारिज कर दिया, खारिज नहीं किया होगा। खारिज कोई नहीं कर सकता, सबकी बाइंडिंग्स हैं, कानून के दायरे में ही सब काम होता है। उन्होंने उस वर्शिप एक्ट को इस मामले में नहीं माना, खारिज नहीं किया। उन्होंने कहा ये एप्लीकेबल नहीं है, जैसे अभी वकील साहब बात अपनी बता रहे थे, ठीक है ना। अब आगे मुकदमे में क्या क्या होता है वो सामने आ जाएगा हमारे। रही बात जो अपनी बात कर रहा है, क्या वो सब सच कह रहे हैं, इसका फैसला दूध का दूध पानी का पानी कोर्ट में हो जाएगा, है ना।
अब उसको अपन कहें जीत हो गई, ये हो गई, वो हो गई। और आप जो बात बार बार दोहरा रहे हैं कि 91 में लागू हुआ वर्शिप एक्ट और 93 तक पूजा होती रही, ये आप बार बार दोहरा रहे हैं। तो अगर पूजा होती रही तो वहाँ जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर थे वो जिम्मेदार हैं। वायलेशन कैसे हुआ कानून का, एक्ट का वायलेशन कैसे हो गया? हाँ, तो ये सारी बातें खुलकर आएंगी और इसी बात का तो विरोध हो रहा था मुस्लिम पक्ष की तरफ। अब आप जो पूछना वो तो कह रहे थे सर्वे भी ना हो, विरोध तो ये भी हो रहा था कि सर्वे ही ना हो। जब सर्वे करने के लिए टीम पहुंची वहां पर विरोध किया गया, भीड़ वहां पर जुट गई एक साथ में। जी तो जो लोग विरोध कर रहे हैं उनसे पूछिए विरोध क्यों कर रहे हैं, वजह क्या है विरोध करने की? यही तो बात मैं पूछना चाह रहा हूं। जैसे आप कह रहे हैं कि कोई ना कोई वजह होगी ना। जी तो अरे वजह आप अदालत का विरोध कैसे कर सकते हैं? आप किसने आपको अधिकार दे दिया अदालत का विरोध करने का? आप अपनी कोर्ट में बात रख सकते हैं, आप अपना पक्ष रख सकते हैं। नहीं, अदालत का विरोध, एक तरफ संविधान की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप अदालत के बाहर हमको अदालत की मर्यादा को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। अदालत के निर्णय का बाहर हम बात कर, आप लोग सड़कों पर करेंगे क्या? देखिए, मैं भी चलिए, मैंने पहले ही बोला था मैं हट जाऊंगा। मैं प्रश्न कर रही हूं आपसे। आप बेशक जा सकते हैं, डिबेट का ये नहीं होता है, आपकी तकरीर नहीं है मौलाना साहब कि आप सिर्फ बोलेंगे और दूसरा सुनेगा। आप बिल्कुल जा सकते हैं, आपको जाने की अनुमति है यहाँ से। आपकी तकरीर नहीं चल रही थी, आपसे सवाल पूछे जाएंगे और सवाल के आप जवाब नहीं दे सकते तो आप जा सकते हैं यहाँ पर। चलिए ठीक है, शिवम मैं आपके पास आऊंगा। सवाल आपसे यही है कि अब ये केस कैसे आगे जाएगा? पोस्टलीता पर निर्णय हो गया, अब केस कैसे आगे जाएगा? क्या कुछ आप जो है अपनी दलील जो है वो अदालत में रखने वाले हैं? तारीख की इसमें 22 सितंबर की डेट निश्चित की गई है, निर्धारित की गई है। 22 सितंबर का जो डेट इसमें शेड्यूल किया गया है, इसमें इशू फ्रेम करने के लिए और WS मंगाया गया है सभी डिफेंडेंट से, प्रतिवादियों से। उनका जवाब कोर्ट में फाइल होगा और कोर्ट में जवाब फाइल होने के बाद में इशू फ्रेम होंगे कि किस किस मुद्दे पर चर्चा होगी। उन जो मुद्दे सेट हो जाएंगे, जो इशू फ्रेम हो जाएंगे, उसको लेकर के फिर आगे ट्रायल चलेगा। उसमें एविडेंस भी होंगे, एग्जिबिट भी होंगे, आर्गूमेंट भी होंगी, तमाम चीज़ें होंगी। इसके साथ साथ जो कमीशन अब तक हुई है, उस कमीशन को लेकर के जो क्रेडिबिलिटी की बात आएंगी, वो सब उस स्टेज पे आएगी। साथ ही जिस तरह की यदि कोई आवश्यकता हमें लगती है कि कुछ कमीशन का जो पर्पस, पहले जो कमीशन इशू हुई थी, कोई उसका पर्पस सर्व नहीं हो पाया, तो हम कमीशन भी दोबारा इशू कराएंगे। हर तरह के मिसलेनियस प्रोसीडिंग भी होगी और ट्रायल प्रोसीड करने के लिए 22 सितंबर से शुरुआत हो जाएगी। जी चलिए, बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। शिवम गौड़ा हिंदू पक्ष के वकील हमारे साथ जुड़े थे, मनमोहन झा AIMIM से हमारे साथ जुड़े थे, यतीमा चेतनानंद हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़े थे, सुशांत हमारे सहयोगी वाराणसी से हमारे साथ जुड़े थे, और मौलाना औसफ खुर्रम जो कि 20 से डिबेट छोड़कर इसलिए चले गए थे कि वो अपनी तकरीर सुनाना चाह रहे थे, जबकि प्रश्न का उत्तर वो नहीं दे रहे थे। तो आप सभी का बहुत धन्यवाद इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सवाल यही है कि अब 22 सितंबर को अगली सुनवाई होनी है, उसके बाद ये केस जो है किस तरीके से आगे जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।